हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। केमिकल काइनेटिक्स का एक थर्ड पार्ट है। ठीक है। तो प्रीवियस दो पार्ट्स में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है। और आई थिंक हो सकता है ये लास्ट क्लास हो आज का, मतलब आपका केमिकल काइनेटिक्स आज के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसको कवर कर देता हूँ मैं अभी। तो आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो प्रीवियस में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो रेट ऑर्डर बताया था, उसका न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है इसके बेस में। ठीक है। या तो डेरिवेशन पूछता है या तो उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक। तो चलो देखते हैं इसको। तो ये आप क्वेश्चन है। तो कंसिडर ए रिएक्शन ए ए प्रोडक्ट। तो के का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, एंड कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर आफ्टर 100 सेकेंड। ठीक है। मतलब टाइम भी दे दिया है आपको, रेट कांस्टेंट भी दे दिया है, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको दे दिया है, के, टी और ए दे दिया है। और याद रखना, इसको पहचानोगे कैसे कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? तो आपको देखना पड़ेगा रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या होता है मैंने बता चुका है लास्ट टाइम। ठीक है। तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो वन बाय वन फॉलो कीजिए, उसके बाद ही थर्ड वीडियो को देखना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप लोग स्किप स्किप करके देखोगे उसको फिर। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इनिशियल से ही स्टार्ट करो तो आपको बेसिक क्लियर होने वाला है, नहीं तो फिर बीच में देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो बेटर है ना देखे, या तो फिर स्टार्टिंग से देखे यदि अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ये सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। अब इस रिएक्शन से आपको कैसे पता चलेगा ये बताओ? तो मैं ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया तो आपको हाँ फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन वाला। लेकिन ये यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें फर्स्ट ऑर्डर आप कैसे पहचानोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसके बाद? ठीक है। इसमें होता भी है ना, इसमें दोनों में होता ही है। तो कैसे करोगे आप लोग? तो उसके लिए यूनिट याद रखना कि यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यूनिट से पहचान पाओगे फर्स्ट ऑर्डर। अब पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ। ये इसका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है ये। ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने डेरिवेशन भी करवाया था इसका प्रीवियस क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए, या जहाँ पे आर लिख रहे थे ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जगह ए लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ के का वैल्यू दे दिया है। ठीक है। 2.303 दिया ही है। टी 100 सेकेंड दिया हुआ है, लॉग और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया हुआ है। आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे निकालने बोल रहे हैं, क्या होगा? ठीक है। ये क्या होगा? तो ये आपका मेन जो दिया वही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉग क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ए नॉट हो जाएगा, नीचे है, ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे फ्रंट में आ जाता है तो ए का कोई वैल्यू नहीं है। ओके। ये वाला चीज़ होगा। अब देखो माइनस लॉग ए, ये वाला, एंड उसके बाद क्या किया? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर दिया। ठीक। इक्वेशन बना दिए तो 2.0 10⁻⁻2 इंटू 100, और ये नीचे आ जाएगा आपका। अब इसका क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक। तो ए का ए इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब ये जितना भी इसको सॉल्व करने से आएगा, मतलब इसको सॉल्व करोगे फिर उस वैल्यू का आपको एंटी लॉग निकालना है, तब आपको मिलेगा ये। ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 0.135 मोल पर लीटर। ये क्या हो जाएगा? आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको। ठीक है। मतलब इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग। आई थिंक दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको दे दिया जाएगा क्या होगा उसका वैल्यू। ठीक है। ठीक। तो अब देखते हैं नया टॉपिक इसमें, कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ही पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। तो कोलिजन का मतलब होता है टकराना और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो इसका थ्योरी है कोलिजन थ्योरी। इस क्या होता है इसका मतलब? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी इज दैट केमिकल रिएक्शन हैपन्स व्हेन reactant particles contact with one another या each other with sufficient energy and the proper orientation। ठीक है। मान लो आपके पास क्या होगा, कोई भी इस टाइप का रिएक्टेंट होगा। अब इस रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तब इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, मतलब किस टाइप से होना चाहिए इंटरेक्शन? ठीक है। दोनों आपस इसमें जो पार्टिकल्स होंगे आपस में टकराएंगे आके। ठीक है ना। और किस एनर्जी के साथ टकराए कि वो उससे जाके ओवरलैप हो जाए? समझ रहे हो ना? इन दोनों के बीच में तो किस वे में होगा? तो उसका प्रॉपर इस पे सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, बताऊंगा आगे। एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका, तभी क्या होगा? उसका कॉम्बाइन होगा। जैसे ए मॉलिक्यूल को ए मॉलिक्यूल के साथ जोड़ोगे तो आपको बी मिलेगा इस टाइप का। जैसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते थे ना हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में 11th में, सेम वही चीज़। जब एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने से एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था।
तो कुछ ओवरलैपिंग होता था ना उसके बीच में, तो सेम यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है। किस ओरिएंटेशन में, किस वे में आप उसको मिक्स कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी को बोलते हैं कॉलिजन, कॉलिजन, ठीक है, याद रखना। कॉलिजन मतलब क्या हो गया, देयर मस्ट बी ए कॉलिजन बिटवीन द रिस्पॉन्डिंग पार्टिकल, टकराव होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए उसके बीच में, द पार्टिकल कोलाइडिंग मस्ट बी ओरिएंटेड टू प्रमोट एटम एंड इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट। आपस में ओवरलैपिंग होने के लिए ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है। एनर्जी होना चाहिए उसमें, द कोलाइडल, ठीक है, द कोलाइडल पार्टिकल मस्ट हैव इनफ एनर्जी, जो भी एटम है, जो भी टकरा रहा है उससे, ठीक है, तो उसमें सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, टू ब्रेक दी प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड एंड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। अब आपके पास सिंगल बॉन्ड है, इससे कुछ जुड़ा होगा, तो यदि आपके पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो इसको यदि इससे जोड़ना है आपको, डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए ना, जो इसके बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है। उसी को बोलते हैं सफिशिएंट एनर्जी, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी टू ब्रेक द प्री एग्जिस्टिंग बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। ये एनर्जी होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे 2 px px py इस टाइप को पढ़ते थे हम लोग ना। px हो गया, ये मतलब एक्स वाई जेड जैसा भी हो, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओवरलैपिंग परफेक्ट होना चाहिए। जो मान लो ऐसे है तो ऐसे ही जुड़ेगा, ऐसा होता है ना, ये टाइप है, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। तो कोलिजन थ्योरी इज यूज टू प्रिडिक्ट, अब इसका यूज क्यों करते हैं, यूज इससे क्या पता चलता है। तो कोलिजन थ्योरी इट यूज टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या पता चल रहा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में इसमें इंक्वायरी जानकारी मिलती है, स्पेशली फॉर गैसेस, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, कितने फ्रीक्वेंसी से वो उससे टकरा रहा है, ठीक है ना। तो फैक्टर दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन, यदि मतलब यदि इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जिसका कम होगा और वो जितने ही तेजी से उसे टकराएगा, ठीक है ना, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो मिथाइल मिथाइल ब्रोमीन दिया हुआ है, ब्रोमाइड दिया हुआ है, या ब्रोमोमिथेन कुछ भी बोलो, उसको OH के साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ठीक है, ये आके इसे टकराएगा, आपको पता ही है, लेकिन कैसे टकराएगा। अब मिलेगा क्या आपको, मेथनॉल मिलेगा और आपको ब्रोमीन आयन बाहर होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो CH3Br OH दिया हुआ है, तो इम्प्रॉपर ओवरलैपिंग क्या हो सकता है, मान लो अब इसका जो OH है, जो माइनस वाला है, ये इससे आके थोड़ा टकराएगा जी, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इसी को बोल रहे हैं ओरिएंटेशन, किस वे में वो उससे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला आपका, जब तक उसमें प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे कार्बोकेटायन पे आके अटैक होगा। ऑर्गेनिक है तो थोड़ा ऑर्गेनिक पार्ट दे सकते हो, ऑलरेडी डला हुआ प्ले लिस्ट में मेरे, ठीक है। और कोई बच्चा जो नया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर दो, नहीं तो आपको जो भी वीडियो मैं डालता हूँ आपको अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कहाँ है करके, तो हो सकता है बेल आइकन नहीं दबाए हो आप लोग, ठीक है। इतना ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग एडवांस हो, आप सभी को पता है किससे क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो अपने लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हो सब चीज़ों को, सीधी बात, टाइम स्पेंड करोगे तो डेफिनेटली कुछ नया चीज़ सीखोगे। तो ये कहाँ पे जाएगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टकराएगा, टकराएगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है पहले, OH यहाँ पे बना, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट जो SN1 SN2 आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये वही है, उसी चीज़ का है, बस ये थ्योरेटिकली नॉलेज देता है आपको, ठीक है ना। आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है, एक थर्मोडायनेमिकली या फिर केमिकल काइनेटिक्स जो हो गया, आपको थ्योरेटिकली कोई चीज़ों को बताएगा, ठीक है, हाइपोथेटिकली, ये चीज़ है। ओके, तो इससे क्या बनने वाला है, आपका मेथनॉल बनेगा, और ये आपका, क्योंकि ऑर्गेनिक में इसका पूरा हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या बनता है इसमें और कैसे बनता है, तो वही चीज़ है SN1 SN2 वाला, ठीक है। अब उसके कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग, कुछ फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करता है इसके रेट ऑफ रिएक्शन को। सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कौन सा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। कौन सा आपका क्या चीज़ डिपेंड करता है, क्या चीज़ पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। ये कोलिजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कोलिजन किस पे मतलब रिएक्शन से यदि प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो उसका एलिमेंट्री
ही जानना था, कुछ मैथमेटिकली हमको नहीं जानना है इसमें, ठीक है। बट कुछ फार्मूला है, उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ देता है उसका, ठीक है। तो वो एक वन लाइन का है, के इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो आप उसको देख लेना एक बार, एनसीईआरटी बुक से या जो भी बुक आप लोग रेफर करते हो, उसमें फार्मूला दिया हुआ है, उसको याद रखना। कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड कौन सा चीज़ होता है, उसका फार्मूला, तो वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। ओके, मैंने इसमें कवर नहीं किया फिलहाल तो उसको। तो अब देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू occur, यदि आपको किसी रिएक्शन से प्रोडक्ट में चेंज करना है किसी भी चीज़ों को, ठीक है, तो आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जो उस बॉन्ड को तोड़ सके, तो ये एग्जिस्टिंग बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है। वो मिनिमम एनर्जी ही क्या कहलाता है, आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन टू occur, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। इट रिप्रेजेंट द एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट ओवरकम फॉर इट्स रिएक्शन टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, मतलब उसका एक मैक्सिमम बैरियर होगा जिसको पार करना पड़ेगा उसको, तभी तो प्रोडक्ट में चेंज होगा वो, ठीक है। नीचे ग्राफ दिया हूँ, समझ में आ जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज क्रिटिकल in understanding how temperature, catalysts and other factors affect the rate of chemical reaction, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि कितना एनर्जी उसको देना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। कैटलिस्ट यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये पता चलता है। जो भी ओवरऑल आप जो पढ़ रहे हो 11 12 कुछ भी होगा, ठीक है, आगे चल के इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम आता है, ठीक है। ये वाला तो ये इसका बेसिक नॉलेज है। यदि यहाँ तक आपको पहुँचना है, नहीं भी पहुँचना हो तो कंपटीशन में पहुँचोगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का मेन उद्देश्य होता है कि डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी की चीज़ों का आर एन डी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस सब चीज़ों में। इसके बिना आप उसको नहीं समझ सकते हो, बेसिक होना जरूरी है, इसलिए ये इस लेवल को पहले ही अच्छे से पढ़ा करो आप लोग 11 12 को, आगे आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो देखो अभी एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहे हैं, वही है, जब लैब में कभी काम करोगे तो क्या होगा, आपको कितना टेम्परेचर देना है, कितना, इसकी समझ कब कहाँ से आएगी, जब तक इसको नहीं जानोगे कहाँ से समझ आएगी, नहीं आएगी। कोई पर्टिकुलर जो, चलो उधर नहीं जाता टॉपिक में, ठीक है। आपका केमिकल रिएक्शन हो गया ये। अब ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, ये रिएक्शन है और रिएक्टेंट है आपका। तो पर्टिकुलर जब रिएक्शन टाइम बढ़ेगा तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनता है, टाइम टाइम होगा नहीं, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ, ठीक। तो आपका जो रिएक्टेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी वो क्या कहलाएगा, ई, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपको जो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस बैरियर को पार कर सके, तभी तो प्रोडक्ट में चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये जो नीचे वाला दिया ना यहाँ तक, इसको बोलोगे डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस बाय द रिएक्टेंट, जो भी एनर्जी रिएक्टेंट के पास होगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड किस पे करता है, दो चीज़ों पे ज़्यादातर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बताया हूँ, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर, जो एनर्जी ऑफ होगा प्रोडक्ट का वो कम होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एनर्जी, एंड एनर्जी इज रिलीज टू द सराउंडिंग, उसके आसपास में वो, मतलब क्या होता है, रिलीज हो जाता है, सेम चीज। तो यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगी और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा ना, इसकी एनर्जी कम होगी। ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, नीचे दिया है देखो ना, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी कम हो रहा है इसका, ठीक है ना। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्सोथर्मिक के लिए इस टाइप का ग्राफ बनेगा, याद रखना है इसको। और एंडोथर्मिक के लिए थोड़ा जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा वो ज़्यादा होता है इसमें। तो in endothermic reaction the energy of product is higher than energy of the reactant and energy is absorbed from the system के द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा इसका एब्जॉर्ब किया जाता है। ये रिएक्टेंट है आपका। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कुछ ना कुछ ये कम लग रहा है इसमें हालांकि, ठीक है। और ये फिर इसमें चेंज होगा प्रोडक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, देख लो, ठीक है ना। इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, तो दोनों का ग्राफ याद रखना आप लोग अच्छे से। तो ये रहा आपका कोलेजन थ्योरी के बेस में, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बता दी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, और टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री इज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी
of reaction rate. It is describe the relationship between the temperature and chemical reaction rate, which usually increase with rising the temperature. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब टेम्परेचर को जब आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ इसके लिए। तो the collision hypothesis and Arrhenius equation are the two main ideas that explain its phenomenon. अब इसको समझने के लिए मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में बता दिया। अब एक और देखेंगे इसमें Arrhenius इक्वेशन के बारे में, जो इन सब चीज़ों को बताता है। ठीक है, तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाई 10 डिग्री, द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। यदि आप 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट उसका डबल हो जाता है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आर प्लॉटेड वर्सेस करस्पॉन्डिंग काइनेटिक्स एनर्जी, अब ग्राफ इज शोन बिलो, नीचे दिया हुआ इसका। द पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी पासेस बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल कोलिजन। फ्रैक्शन मतलब घर्षण, उसके बीच में जो टकराव हो रहा है इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, इस एंड इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको इसमें दो ग्राफ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना आपके पास, ये आपके पास क्या चला गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम का काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ये आपका मैक्सिमम ये वाला होगा। ठीक है, याद रखना इसको। ये किस चीज़ का डायग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग द एनर्जी अमंगस द गैसियस मॉलिक्यूल। अब एक और होगा ये वाला। ठीक है, जब आप टाइम इंक्रीज करोगे तब इसमें T+10 मतलब 10 डिग्री जब आप बढ़ा रहे हो तब क्या हो रहा है, देखो ना, यहाँ पे टाइम जितना लग, यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा था आपको, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जब इसका 10 डिग्री आप जब बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यही तो बोल रहे ना टेम्परेचर, तो इसी को यहाँ पे शो कर रहेगी। ठीक है, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ कि नहीं, देखो इसका एक्टिवेशन एनर्जी और इसका एक्टिवेशन, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये टाइम जो टेम्परेचर है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, ये बोलना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, कैटलिस्ट भी बढ़ाता है, उसका भी देखेंगे। तो यदि आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा उसका। ये चीज़, ये इसी का ग्राफ है ये। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट नॉर्मल है कोई टेम्परेचर। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे इसको आप लोग। ठीक है, अब विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, तो maximum of the curve moves to the higher energy value, most probable kinetic energy increase, normal condition, and the curve spread to the right, मतलब राइट साइड ज़्यादा जाएगा इसमें, that is the greater proportion of molecule with a much higher energy। ठीक है, अब उसी को समझाया है इसमें, ये जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है ना, उसी को नीचे समझाया हुआ है, कुछ नहीं। The area under the curve remaining constant since total probability must be 1 at all time. At T+10 degree, T+10, the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than the activation energy gets doubled, leading to the doubling that rate of reaction। ठीक, तो वहाँ पे यदि मान लो 10 डिग्री आप लोग बढ़ा रहे हो ना, ये जो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे ये वाला, इसी को समझाने के लिए सब ग्राफ बताया जा रहा है, और कुछ नहीं। ये वाला जो 10 डिग्री जब आप बढ़ाओगे तो क्यों यहाँ पे बढ़ने वाला है रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब ये क्लास टॉपिक है आपका, एक दो टॉपिक और बचा है, कवर कर देते खत्म हो जाएगा। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। आर्हेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम पे बोल सकता हूँ एक टाइप से। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में नोट्स पूछता है कभी भी। तो द Arrhenius equation is the formula that shows how the rate of chemical reaction depend on temperature। अब टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाई रिएक्शन इज हैपेंस फास्टर एट हायर टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो उस रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, उसका पूरा मतलब उसका सॉल्यूशन बताता है ये आर्हेनियस का इक्वेशन। ठीक है, the equation relates the rate constant of a reaction to the temperature and the energy barrier, इसको बोलते हैं activation energy, and that reactant must overcome to become product। the Arrhenius equation, Arrhenius ने कुछ इक्वेशन दिया था। ठीक है,
के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए आर टी। याद रखना, इसको एमसीक्यू में पूछ देता है, ठीक है। तो ए क्या होगा इसका, फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स, के रेट कांस्टेंट होगा, ई एक्टिवेशन एनर्जी होगा, आर गैस कांस्टेंट होगा जिसका वैल्यू ये होगा, टी टेम्परेचर होगा जिसको केल्विन में रखना है। तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, इसमें अब क्या करना है आपको, लॉग लेना है, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग के इजिकल टू माइनस ई ए प्लस आर टी प्लस लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, फिर द प्लॉट, अभी इसके बीच में एक प्लॉट बनता है जो लीनियर होता है, याद रखना, लॉग के वर्सेस 1/t, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ इसका ग्राफ, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाया, वहाँ जाके आप प्लीज देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इस टाइप का ग्राफ बनता है 1/t का, याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनता है इसमें, तो इसका जो स्लोप हो गया, तो माइनस ये एंड इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग ए हो जाएगा इसमें। एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर के बारे में बोल रहे हैं इसलिए एट टेम्परेचर T1 इक्वेशन क्या बनेगा, के लॉग K1 इज इक्वल टू ई ए माइनस आर आर टी वन प्लस लॉग ए। अब इसका दूसरा टेम्परेचर T2 पे भी सेम होगा। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, T2 को T1 से, तो आपके पास एक नया रिलेशन मिलेगा आपको। सिंस ए इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन, तो ए को हटा दो यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। A and A2 are the values of the rate constant and at temperature T1 and T2 respectively. From equation 3 and 4, the subtracting the equation 4 with 3. तो log K2 minus K1, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये होगा। अब इसको कॉमन निकाल दिया है, ठीक है, ये तो 1 - T1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक फाइनल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को याद रखना, इसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है। log K2 यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, log ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं ना, पिछले बार मैंने आपको बताया था उसमें, तो ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 T2 माइनस T1 इंटू T2 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन याद रखना आप लोग, ये वाला डेरिवेशन ज़्यादा नहीं पूछता शायद इसमें, इक्वेशन याद रखना ताकि आपको न्यूमेरिकल बन जाए इसमें। अब एक लास्ट है जिसको देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये भी इफेक्ट कैटलिस्ट में डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, रेट कॉन्स्टेंट या रेट रिएक्शन। A catalyst is a substance which alters the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। जो कैटलिस्ट होगा ना, वो केमिकल में, मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा, बट उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी, मतलब उसके साथ बनकर नहीं, बन जुड़ता नहीं है, इस हिसाब से बोल लूँ, जुड़ता नहीं है उसमें कभी भी, ठीक है। विदाउट रिएक्टिंग विदाउट इटसेल्फ, खुद को रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट होता है, मतलब जुड़ेगा और फिर से वापस निकल जाएगा, ठीक, ये मतलब हो गया इसका। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, 2K ClO3 मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होगा, आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है कोई भी कैटलिस्ट, ठीक है। तो 2, और लास्ट में आप उसको ये भी मिल जाएगा बाहर में, ठीक है, तो आप कैटलिस्ट को कलेक्ट भी कर सकते हो। इसलिए अभी कैटलिस्ट पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे मैग्नेटिक कैटलिस्ट बना रहे हैं ताकि उसको ईजी हो। जैसे कि आप नॉर्मल कैटलिस्ट लोगे तो रिएक्शन सॉल्यूशन में रहेगा वो, तो उसको फिर अलग करने के लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट और थोड़ा लेंदी मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है मैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, मतलब हाईली मैग्नेटिक कैटलिस्ट पे, ताकि क्या हो रहा है ना, अब इजी इससे आप कैटलिस्ट को निकाल सको, ओके। तो एक्शन ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा, ये दिखा है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, द रिएक्टेंट फर्स्ट कंबाइन विद द कैटलिस्ट, सबसे पहले जो रिएक्टेंट होगा, ये दोनों रिएक्टेंट है, ये सी मतलब कंबाइन, कंबाइन करेगा इससे कैटलिस्ट से, टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जैसे इसमें दिखाया गया है, विच देन द डिकम्पोज टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड रीजनरेटिंग द कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो इन दोनों को, रिएक्टेंट है, जब आप इसमें कैटलिस्ट मिलाओगे तो ये आपस में जुड़ेगा, और फिर क्या होगा, फिर ये कैटलिस्ट बाहर हो जाएगा और आपको आपका कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। रीजनरेटिंग, फिर से रीजनरेट हो रहा है आपका कैटलिस्ट पे, फिर आप इसको अलग करके क्या कर सकते हो, फर्दर रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिसाइक्लेबिलिटी भी बढ़ रही है इसकी। तो बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं कैटलिस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसे वन टाइम नहीं होना चाहिए, वन टाइम होगा तो वेस्ट हो जाएगा ना पूरा चीज़, तो इसलिए यहाँ पे उसको ऐसा कुछ मैथड ढूंढना जा रहा है कि कैटलिस्ट को अलग कर लो आप, ठीक है, तो इससे आप उसको किसी रिएक्शन के लिए यूज़ कर लो, और उसकी फिर उसकी स्टेबिलिटी देखी जाती है कि कितने टाइम तक वो है, कर सकते हैं। तो ये सब कैटलिस्ट का काम है, ठीक है, याद रखना। तो आप एक ग्राफ देखते हैं इसके बीच में, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन इंटरवल, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना, वही चीज़ है। देखो ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पे, जब आप कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हो तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, यही बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो
तब इसमें क्या होता है, जो पिंक कलर का बना हुआ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर दे रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट में जल्दी से चेंज हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं। के विथ कैटलिस्ट, इसी क्या, ये वो है कैटलिस्ट का शो कर रहा है एज पर एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना इसको, ठीक है। आए तो जरूर बनाना इसको। अब catalyst provides an alternative pathway by reducing the activation energy between the reactant and product and hence lowering the potential energy barrier। आपको ज़्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, जहाँ आप मान लो आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, यदि आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो उसका पोटेंशियल, उसका जो एनर्जी बैरियर होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है 100 डिग्री या 200 डिग्री ही देना पड़े, तो इसमें सेफ्टी इशू भी आपको ज़्यादा नहीं, मतलब इसलिए आप प्रोवाइड कर सकते हो इतना। ठीक है, कैटलिस्ट को यूज कर देने से तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर देता है। ठीक, ये चीज़ है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, अब इसका इम्पोर्टेंस तो दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग बहुत ज़्यादा इसके मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम या केजी में कर रहे हैं, और आपका 1 ग्राम ही कैटलिस्ट क्या कर सकता है, इस पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कैटलिस्ट के। A catalyst does not alter gives energy delta G of a reaction। ठीक, it catalyze the spontaneous reaction, it catalyze the spontaneous reaction but does not catalyze non spontaneous reaction। ठीक है, जो अपने आप में ही रिएक्शन हो रहा है उसको कैटलाइज मतलब यूज कर सकते हो, जो नहीं होता उसको आप नहीं यूज कर सकते, जो भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। और कैटलिस्ट डज नॉट change the equilibrium constant of a reaction, rather it help in the attaining the equilibrium faster। इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला आपको, ठीक है, खाली उसको फास्ट करता है और कुछ नहीं, जो कैटलिस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका ये जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है वो ओवर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने केमिकल काइनेटिक्स को पार्ट थर्ड में, मतलब दो तीन से बना हुआ है, तो तीनों में मैंने कवर कर दिया है। आप जाइए 1 बाय 1 इसको पढ़िए, यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। एक किसी बच्चे ने पूछा है कमेंट कुछ डाइबल के बारे में, तो मैं करूँगा, उसका वीडियो डालूंगा। ठीक है, डाइबल एस का मैकेनिज्म उसने कुछ पूछा था, सो आई विल प्रोवाइड सोन। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उसको भी यूज़फुल हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।